जब रमेश ने यह बात बोली, बाबा बूढ़े पंडित को बिना किसी झिझक के रोशनी के साथ रमेश के साथ दोबारा अपने पुराने गांव आना पड़ा। जमींदार काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के पास से एक सुंदर नदी बहती थी, जिसमें सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। खेतों में जानवर काम करते और बच्चे मिट्टी में खेलते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। रमेश की एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वह अपनी पत्नी गीता और बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। परिवार बहुत ही सादा जीवन जीता था। रमेश सुबह सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काटता और फिर दोपहर बाद लौटकर गांव में अपनी छोटी सी दुकान पर चप्पल जूते बेचने बैठता। ईद का त्योहार पास आ रहा था। रमेश ने सोचा, क्यों ना इस बार ईद पर कुछ ज्यादा मेहनत करके अपनी दुकान में अच्छे जूते रखूं। उसने अपनी पत्नी गीता से यह बात कही। गीता ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर बोली, अगर तुम्हारा दिल कहता है तो जरूर करो, घर में पैसों की तंगी तो है। गीता ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर बोली, अगर तुम्हारा दिल कहता है तो जरूर करो, घर में पैसों की तंगी तो है ही। अगले दिन रमेश अपने दोस्त मगन के पास गया, जो शहर के करीब रहता था। रमेश ने उसे अपने विचार बताए। मेरी बात सुनो, मेरे गांव में जो एक पुराना ठेला है, वहीं पर मैं दोबारा चप्पल जूते बेचने का काम कर रहा हूँ। रोजाना जो मैं जंगल से लकड़ी काटने जाता था, वो काम अब मैंने छोड़ दिया है। अब मैं फिर से चप्पल जूते बेचने का काम शुरू कर रहा हूँ। पर मुझे भी अच्छा लगा। वैसे भी लकड़ी काटना बहुत मुश्किल काम था। रोज जंगल से लकड़ी लाकर गांव में लाना आसान नहीं होता था। जंगल में कई खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता था और फिर वहां से लकड़ी। मगन ने भी हौसला बढ़ाया और कहा, गांव में भी जूतों की जरूरत है, शहर दूर है, तुम यही दुकान खोल लो। रमेश जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक टूटा फूटा ठेला मिला। उसी ठेले को साफ करके उसने अपनी दुकान बनानी शुरू कर दी। अगले दिन सुबह वह अपने ठेले पर नए जूते लेकर बैठ गया, लेकिन पूरे दिन एक भी जूता नहीं बिका। थोड़ा सुबह मैं यहाँ जूते बेचने आया था, लेकिन अभी तक मेरा एक जूता भी नहीं बिका। मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरे इंतजार। निराश होकर वह घर लौट आया, लेकिन हार नहीं मानी। दूसरे दिन फिर दुकान पर बैठा। इस बार गांव के लोग आने लगे। धीरे धीरे रमेश के आधे जूते बिक गए। रमेश बहुत खुश हुआ। शाम को घर लौटा तो गीता और लक्ष्मी उसके आने की राह देख रही थीं। ईद की खुशी उनके चेहरों पर पापा, झलक। मेरी बात सुनो। ईद का त्योहार धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। पूरे गांव की लड़कियों ने अपने अपने कपड़े ले लिए हैं और मेरे पास नहीं है नए कपड़े जो मैं ईद के दिन क्या मेरी बात सुनो, मैंने आज अपनी जूतों की दुकान पर कुछ जूते भेजे हैं। जो बाकी बचे जूते हैं अब हम भी ईद की मिठाई ला सकते हैं। इसी गांव में एक लालची जमींदार भी था, जिसका एक चापलूस मुंशी था। जमींदार जी, मेरी बात सुनिए। मुझे खबर मिली है कि गांव में रमेश ने फिर से अपने पुराने काम यानी जूते चप्पल बेचने का काम शुरू कर दिया है। पहले वो रोज जंगल से लकड़ी काटकर गांव में बेचता था, लेकिन अब उसने वो काम छोड़ दिया है। अब उसने तय किया है। चापलूसी करने वाले मुंशी, मेरी बात सुनो। मुझे भी यह खबर रामू ने ही दी थी कि रमेश ने दोबारा गांव में जूते चप्पल बेचने का काम शुरू कर दिया है। जब मुंशी को रमेश के कामयाब होने की खबर मिली तो उसने जमींदार को बता दिया। जमींदार अपनी ताकत दिखाने रमेश की दुकान तक पहुंचा। रमेश थोड़ा घबरा गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। जमींदार ने सिर्फ देखा और चला गया। उस रात रमेश परेशान होकर गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। गीता और लक्ष्मी भी चिंतित थीं। सुबह गीता अपनी बेटी को लेकर रमेश की दुकान पर पहुंची, लेकिन वहां कोई और बैठा था। गीता को और चिंता होने लगी। उधर रमेश जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा बाबा और एक बंदर पेड़ के नीचे बैठे मिले। बाबा ने रमेश से बात की और उसे एक नया रास्ता। रमेश बेटा, खैर तो है? आप इतने उदास क्यों हो? और मैंने सुना है कि जो गांव में लालची जमींदार रहे। पंडित जी, मैं भी जंगल में अपने घर को छोड़कर आपको यही बात बताने आया था कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। उसके चक्कर में मुंशी और लाल से दिलदार से मुझे छुटकारा दिखाया। ईमानदारी और मेहनत से डरो मत, तुम्हारा भाग्य खुद रास्ता बनाएगा।
रमेश को हिम्मत मिली और वह घर लौटा। अब उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। जमींदार को फिर खबर मिली, लेकिन जब वह दुकान पहुंचा तो